बाबा अलाउद्दीन खां जो हैं, इनके नाम से ही दरअसल में मैहर घराने की शुरुआत हो गई। मतलब ये संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती हैं और निश्चित रूप में इन्हीं ने मैहर घराने की शुरुआत की, जिसके नाम से अभी आपने सुना होगा अलाउद्दीन खां घराना चल पड़ा। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं बाबा साहेब पूंछ वाले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबा साहेब, अच्छा, इसके बाद अब आते हैं बाबा साहेब पूंछ वाले। कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है इनका बर्थ प्लेस कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दरअसल में ये संबंधित है। और इसके अलावा कुछ भी आपको इसमें ध्यान नहीं रखना है। हाफिज अली खान, हाफिज अली खान जो हैं, उनके बारे में भी सिर्फ एक ही कहानी है कि ग्वालियर में बर्थ है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन अब इसी बीच में एंट्री होती है उस्ताद अली अकबर खान। पूछा गया क्वेश्चन है एसआई पे, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमने अभी अभी पढ़ा ना, उस्ताद अलाउद्दीन खान, उन्हीं के बेटे हैं दरअसल में उस्ताद अली अकबर खान। और उस्ताद अली अकबर खां जो हैं, इनका नाम इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हंग्री स्टोन नामक फिल्म में संगीत दिया था, और उसमें संगीत इस लेवल का दिया था कि सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार से ये नवाजे गए थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म का नाम आपको याद रखना है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। हंग्री स्टोन फिल्म का संबंध मध्य प्रदेश के किस व्यक्तित्व से है? आंसर है उस्ताद अली अकबर खां। अब आप खुद देखिए, याद रखिएगा कि वो कौन सा पहला संगीतज्ञ है जिसका शो अमेरिकन टेलीविजन में प्रसारित हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण। अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि है मध्य प्रदेश का, पहुंच कहां गया। और उससे भी इंपॉर्टेंट, यूएसए कैलिफोर्निया में इन्होंने कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी, और वो भी उस समय जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, मतलब साल 1956 में। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। अब चलते हैं उस्ताद निसार हुसैन खां। इनके बारे में सिर्फ दो क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ये कि घराना कहाँ, मतलब जहां पर इन्होंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली, निश्चित रूप में ग्वालियर। परंतु उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो व्यक्ति है ये हिंदू संस्कृति से बहुत प्रेरित है। मेरी बात याद रखिएगा, जो आजकल आप लोग फेसबुक में एक मैसेज देख रहे हैं ना कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत दरअसल में आध्यात्मिक उपवास से होती है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में नववर्ष की शुरुआत मदिरा से या हुल्लड़ से होती है, ये वास्तविकता में असल कोट हुआ करता था उस्ताद निसार हुसैन खां का। उस्ताद निसार हुसैन खां इंडियन कल्चर से बहुत प्रभावित थे। मतलब यहाँ पेड़ों को पानी देना, सूरज को अर्घ देना, माता पिता के चरण छूना, ये सभी इंडियन कल्चर की परंपराएं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली थी, इसलिए ये बहुत प्रभावित थे उन परंपराओं से। मुसलमान हैं, लेकिन याद रखिएगा साहब योग करते थे, इस वजह से भी इनको प्रमोट किया जाता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ पुरानी फिल्में यदि आपने देखी होंगी, बहुत पुरानी फिल्में है ना, जिनमें अशोक कुमार, दादा मुनि लोग काम करते थे, तो जनरली एक शराबी का किरदार जो हमेशा निभाया करता था पुरानी फिल्मों में, ये हास्य अभिनेता हैं, इंदौर में जन्मे हैं। याद रखिएगा, जॉनी वॉकर नाम पड़ गया कहां पर? निश्चित रूप में मुंबई जाने पर। असल में उनका नाम है बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि जॉनी वॉकर का असली नाम क्या है? याद रखिएगा ये असली नाम है, और ये एक हास्य अभिनेता है, और वर्ष 2003 में इनका निधन हो गया, मतलब जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी सौरभ गांगुली की अगुवाई में। विट्ठल भाई पटेल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि ये एक कवि हैं, शायर भी हैं, और राजनीतिज्ञ भी हैं, और मध्य प्रदेश के शासन मतलब कानून मंत्री भी रहे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कवि प्रदीप के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक गाना लिखा था, कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। मतलब ये जो रचनाएं हैं, निश्चित रूप में कभी आप गाना सुनना ये वाला तो आपको सच में लगेगा कि जो आज से 100 साल पहले या लगभग लगभग 80-90 साल पहले जो गानों में बातें बोली गई हैं, आज वो बातें बिल्कुल यथार्थ हकीकत को छूती हैं। कवि प्रदीप के बारे में हमेशा फिल्म इंडस्ट्री यही कहती थी कि ये भविष्य देखने वाली तकनीक को जानते हैं, शायद इसलिए ये इस तरह की चीजें लिखते हैं जो भविष्य में सच होती दिखाई देती हैं। इसलिए कई लोग तो कवि प्रदीप से भविष्यवाणी भी कराते थे, असल मायने में ये गीतकार हैं।
लता मंगेशकर, इंदौर में जन्म हुआ है लता मंगेशकर का। इनको स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, याद रखिएगा ये चीज, स्वर साम्राज्ञी के नाम से हम किनको जानते हैं, निश्चित रूप में लता मंगेशकर। अच्छा, भारत कोकिला जो है सरोजनी नायडू को कहते हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से जो ताल्लुकात रखती हैं, याद रखिएगा। अच्छा, लता मंगेशकर की प्रसिद्धि का अनुमान आप इसी अंदाज से लगा सकते हैं कि जैसे ही लता मंगेशकर की डेथ होती है, सही है, निश्चित रूप में पाकिस्तान जैसी जगहों पर भी आतिफ असलम उनको क्या देते हैं, श्रद्धांजलि। और कनाडा में तो एक पर्टिकुलर डे ही उनके सम्मान में शुरू किया था, एशिया डे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि एशिया डे सम्मान का आयोजन किस देश ने किया, किसके सम्मान में, तो कनाडा ने किया, लता मंगेशकर के सम्मान में। पुरस्कार शायद कम पड़ेंगे इस शख्सियत के आगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि कभी कोई पुरस्कार पूछा जाएगा। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी लता मंगेशकर के नाम से पुरस्कार की स्थापना की है, कि सुर साम्राज्ञी है ये। हाँ, ये चीज भी बताना है। क्वेश्चन आता है सुर साम्राज्ञी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, सुर साम्राज्ञी हम किनको कहते हैं, अपनी लता दीदी को, मतलब इन्हीं को। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित हुआ, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट सम्मान है दरअसल में फ्रांस सरकार का। अच्छा, भारत रत्न से भी अलंकृत हुई हैं साल 2001 में। तो ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, और अभी कुछ समय पहले इनकी हाल ही में डेथ हुई। तो एक बार आप जरूर लता मंगेशकर के बारे में और भी चीजें पढ़ लेना, लेकिन एमपीपीसीएस यदि कुछ भी पूछेगी तो सिर्फ बेसिक यही इंफॉर्मेशन पूछेगी। किशोर कुमार एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग पागल और सनकी कहते थे, पेड़ पौधों से साहब बातचीत किया करते थे। अपने खंडवा में जो बाग था, वहां पेड़ पौधों से बातचीत किया करते थे। तो उनकी इन अजीबो गरीब हरकतों के कारण कई लोग इनको पागल और सनकी भी कहा करते थे। लेकिन वास्तविकता में इनका व्यक्तित्व इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम ये पेड़ पौधों से बातचीत करते थे। असल मायने में ये गायक है, निर्देशक है, अभिनेता है, मतलब ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं से लबरेज हैं ये। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज कि मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर सम्मान की शुरुआत की थी साल 1997 या 98 में, जिसकी राशि 2 लाख है। ये नहीं पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वन लाइनर फैक्ट, सूरजबाई खाड़े कौन है, ये भरथरी गायिका है, बस सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद राहुल बरपूते कौन है, नई दुनिया के संपादक हैं, हालांकि रहने दीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जया बच्चन के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्वेश्चन थोड़ी डेप्थ में ऐसे पूछे जाते हैं। जया बच्चन ने अपने शुरुआत जो की थी फिल्मों की, वो किस फिल्म से की थी, या अभिनय की शुरुआत गुड्डी फिल्म से की थी। अपनी लगन के बल पे, परिश्रम के बल पर निश्चित रूप में इन्होंने जो भी चीज आयाम स्थापित किए हैं वो ठीक है। जबलपुर में दरअसल में इनका बर्थ हुआ था। अमिताभ बच्चन की ससुराल कहाँ पर है, जबलपुर में है। और फिल्म फेयर अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ये सब तो ठीक है। अभी राज्यसभा सांसद, ये चीज भी आपने सुनी होगी। फिर इसके बाद आता है राजीव वर्मा। राजीव वर्मा के नाम से कोई खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है, दूरदर्शन में कलाकार थे ये। और काफी पुराने समय में 1948, मतलब जब परमाणु ऊर्जा आयोग बना था डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में, तब इनका जन्म हो रहा। मुकेश तिवारी के बारे में भी सिर्फ वही बात बोली जाती है कि सागर जिले से हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी खासियत वाली बात नहीं है। आप लोग आशुतोष राणा के बारे में जरूर जानते हैं, लेकिन आशुतोष राणा जो है उनका संबंध नरसिंहपुर में गाड़रवारा से है। अपने दम पर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में निश्चित रूप में एक बेहतर मकाम बनाया है। अर्जुन रामपाल जबलपुर से हैं, कई फिल्मों को डायरेक्ट भी कर चुके हैं, इसलिए अभिनेता के साथ साथ में डायरेक्टर भी हैं। चंद्रेश सक्सेना इंपॉर्टेंट है नाम, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रेश सक्सेना जो हैं इनको चित्रकला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, परंतु कालिदास चित्रकला पुरस्कार, याद रखिएगा, कालिदास सम्मान नहीं, कालिदास चित्रकला पुरस्कार, हालांकि बात बहुत पुरानी है। सुबुंधु दुबे जो हैं
इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कोई खास नहीं, बस याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश से संबंधित है सुबुंधु दुबे। अब चलते हैं अपन रंगकर्मी की तरफ। थोड़ी जल्दी से मैं पढ़ा देता हूं जिसमें आज ये सीट कंप्लीट हो जाए, हम कल से ऑफिशियल रूप से अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। बाबा डिके नाम है, ये नीमच से ताल्लुकात रखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी एक रचना है जो इनको इंपॉर्टेंस दिलाती है, बस उसे कहते हैं अकांड तांडव। बस और कुछ भी याद नहीं रखना। शरद शर्मा जो व्यक्ति हैं, इनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों की दूसरी कैटेगरी है, और वो क्वेश्चनों की कैटेगरी है कि शरद शर्मा का बर्थ जो है विदिशा में हुआ है। और आप खुद देखिए, इन्होंने बहुत से नाटकों में अकेले ये 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 इतने सारे कैरेक्टर अकेले जो हैं निभाए। कर्म स्थली कौन सी है इनकी? उज्जैन। मतलब उज्जैन में ही इन्होंने अभिनव रंग मंडल का गठन किया था, और यहीं से बहुत सारे नाटकों का, ये जो ऊपर देख रहे हैं, इनका प्रहसन किया जाता है। सिर्फ आपको ये याद रखना बर्थ कहाँ हुआ था और कहाँ पर बहुत सारे नाटकों का रंगमंजन इन्होंने किया था, और कुछ भी नहीं। विभू कुमार, कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, इनमें छोड़ सकते हैं। हाँ, हबीब तनवीर बहुत महत्वपूर्ण। हबीब तनवीर कैसे महत्वपूर्ण? रायपुर में बर्थ हुआ है, एमपी में तो है नहीं है, छोड़ सकते हैं इनको। डेथ हुई है 2009 में, लेकिन अब आप खाली इनके बारे में चीजें देखिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। फ्रांस सरकार ने एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे हम कहते हैं ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। ये उनको दिया जाता है जिनका नाट्य मंजन बिल्कुल सजीव जान पड़े। राम की अगर ये कैरेक्टर प्ले करें तो राम को पर्दे पर जीवंत कर दें, जिसका भी कैरेक्टर प्ले कर दें वो बिल्कुल जीता जागता चेहरा लगने लगे, है ना, मतलब जीवंत भाव जिसमें आ जाए, उसको दिया जाता है फ्रांस सरकार की ओर से ये पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। बंदा दिल्ली में हिंदुस्तान थिएटर जो है उसकी स्थापना करता है, जैसा नाम से ही कॉमन हो जाता है, हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किसने करी। अच्छा, अब 30 से ज्यादा नाटकों के बारे में इन्होंने निर्देशन किया है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी बस एक बार देख लेनी है कि आगरा बाजार, चरणदास चोर, कामदेव का समापना, है ना, ये समापना नहीं है, सपना है, कामदेव का सपना, बसंत ऋतु का सपना, साजापुर शांतिबाई, लाला सूरत राय, और ये देखिए मुद्रा राक्षस। अच्छा, अब चलते हैं अपन नरहरि पटेल की ओर। नरहरि पटेल जो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन, मालवी भाषा को साहित्यिक भाषा बनाने में कौन सा नाट्यकर्मी हमेशा प्रयासरत रहा मध्य प्रदेश से, कि मालवा की जो भाषा है उसको साहित्यिक भाषा का दर्जा दिया जाए। याद रखिएगा, नरहरि पटेल, रतलाम के सैलाना जिले से आप ताल्लुकात रखते हैं। अब जब हम ये पढ़ ही रहे हैं तो अब राजनीतिज्ञ भी देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आपसे, कभी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने गदर पार्टी जरूर पढ़ी होगी, और जब भी आपने गदर पार्टी पढ़ी होगी तो लाला हरदयाल का नाम सुना होगा आपने, है ना। इसी गदर पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। 1913, 100 साल गुजरेंगे तो कितना आ जाएगा? निश्चित रूप में इतना आ जाएगा। मतलब आप ये चीज मान के रखिए कि 2023 की जो पीएससी होनी है उसमें गदर पार्टी से संबंधित क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना है 100%। और अगर गदर पार्टी से संबंधित क्वेश्चन नहीं मिला तो फिर ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। अब चलते हैं कुशाभाऊ ठाकरे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आज भाजपा जिन बुलंदियों को छू रही है, शुरुआत किसने करी भाजपा की? मतलब भाजपा का पितृ पुरुष, पिता का मतलब होता है जिसने पैदा किया है, नाम है कुशाभाऊ ठाकरे, याद रखिएगा। अब इसके बाद कैलाश कटजू, इनके बारे में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंदौर के निकट जावरा में इनका बर्थ हुआ, मतलब इंदौर में इनका बर्थ हुआ है, लेकिन इंदौर पे रहने के बावजूद भी ये राज्यपाल बनते हैं उड़ीसा के और पश्चिम बंगाल के। ये एक उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, 57 से लेके 62 तक ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। और भी इंपॉर्टेंट चीज, इलाहाबाद में लॉ जर्नल का संपादन किया। अब आप इस लास्ट लाइन को छोड़िए, ये दोनों क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति के काफी कठिन क्वेश्चन है।
कि उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने उड़ीसा मतलब उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल की भूमिका निभाई और साथ ही साथ 57 से 62 तक वो प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तो याद रखिएगा कैलाश नाथ कटजू, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अच्छा, चंद्र प्रकाश सेठी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक बार मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए इनके बारे में याद रखा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो हो सकता है उसमें कहीं आप फंसे ना, तो इसलिए प्रकाश चंद्र सेठी बस नॉर्मल याद रखना। अब आती है वो चीज जिसके नाम पर जबलपुर बस स्टैंड है, द्वारका प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। अब द्वारका प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका जन्म एमपी से काफी दूर हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश में, परंतु 63 से 67 तक आप भी मुख्यमंत्री हैं। श्री शारदा पत्रिका का संपादन भी किया है, साथ ही साथ में हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका सराठी का भी संपादन किया है, और ये सभी काम इन्होंने जबलपुर में रहते हुए किए हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी जन्मस्थली यूपी है, लेकिन कर्मस्थली मध्य प्रदेश मतलब जबलपुर है, इसीलिए हम इनको याद रखते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। गोविंद नारायण सिंह कुछ भी नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, इस वजह से इनका इंपॉर्टेंट नाम है। मोतीलाल वोरा भी मुख्यमंत्री हैं साल 1985 में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, इंदिरा गांधी जी के बड़े हितैषी थे, और इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है 84 में, उसके ठीक एक साल बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बन जाते हैं, तो इसलिए भी ये चर्चा के विषयों में रहे हैं। कैलाश चंद्र जोशी जो हैं, इनसे भी इंपॉर्टेंट मतलब वही है कि ये भी मुख्यमंत्री रहे, इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं, बस कोई खास क्वेश्चन नहीं। हाँ, अर्जुन सिंह बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए अर्जुन सिंह बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि सीधी जिले के चुरहट में इनका जन्म हुआ, पहली चीज ये। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंदिरा गांधी की जब डेथ होती है साल 1984 में, तो अर्जुन सिंह ही मुख्यमंत्री, इसलिए भी और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उमा भारती के बारे में आप भी बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि मध्य प्रदेश में जगह है टीकमगढ़, और वहीं एक गांव है डोंडा, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। उमा भारती को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की पहली सीएम बनी थी ये 2003 में। तारीख भी अगर याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सिर्फ मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, याद रखना है। अब आप खाली देखो, 89, 91, 96, 98, 99, 2014 लोकसभा की सदस्य रहे, मतलब अचीवमेंट बहुत बड़े हैं, लोगों का भरोसा इन पर हमेशा था, और इसी वजह से इन्होंने कुछ पुस्तकों का भी संपादन किया, या कुछ पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। इन पुस्तकों में से ये जो पुस्तक है पीस ऑफ माइंड, ये आपको याद रखना है, ये पूछी जाती है, जबकि स्वामी विवेकानंद और एक भक्ति का नाता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पीस ऑफ माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं आरिफ बेग। बस नाम आपको याद रखना है कि आरिफ बेग, और है दरअसल में कैसा व्यक्ति, निश्चित रूप में आरिफ बेग मुसलमान है, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं आप, याद रखिएगा। जनरली मुसलमान लोग जो हैं वो किस पार्टी को समर्पित होते हैं, ये समर्थन करते हैं कांग्रेस, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं आरिफ बेग, मध्य प्रदेश में इंदौर में इनका बर्थ हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ और सिर्फ वो नाम नहीं जिसका बर्थ हुआ है ग्वालियर में, ना जीना। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ है, साल 1924 में, 2018 में इनकी डेथ होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर साल इनके जन्मदिन को जो 25 दिसंबर को होता है हम मनाते हैं। कोई बताएगा किस नाम से मनाते हैं हम इनको, कोई भी जिसको आता हो तो प्लीज बताइए। ना, सुशासन दिवस को, नो नो, सुशासन दिवस को अब इंग्लिश में लिख के देते, गवर्नेंस डे, याद रखिएगा। तो गवर्नेंस डे कायदे से होना चाहिए GOV। तो आजकल MPPSC ऐसा ब्लफ आपसे खेलेगी कि वो क्या करेगी, गवर्नेंस डे को ऐसा लिख के देती, ये गवर्नेंस डे। तो आपको याद रखना है गवर्नेंस डे किनके सम्मान में मनाया जाता है, श्री अटल जी के सम्मान में मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब हम यहाँ पहुंच ही गए हैं तो 28 फरवरी को मनाते हैं हम साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस। डॉक्टर सीवी रमन, ये तो आपको पता होगा। तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं, विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 मई 1998 को एटम बम एक्सप्लोज किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में, या अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे साल 1998 में, जब 11 मई को क्या किया गया था, एटम बम को एक्सप्लोज किया गया था। तीन बम एक्सप्लोज किए गए थे, जिसमें से 2 एटम बम थे और 1 हाइड्रोजन बम था। इसीलिए हर साल हम 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं, तो 11 मई को। विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, मतलब साइंस डे कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को। सुशासन दिवस कब मनाते हैं, 25 तारीख को। याद रखिएगा, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ग्वालियर में हुआ है, इनकी शिक्षा दीक्षा ग्वालियर में भी हुई है और कानपुर में भी हुई है, मतलब एमपी यूपी दोनों का पुट है इसलिए। पिताजी का नाम आप केवल देख लीजिए, मीन्स में लिखने के काम आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साल 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें इन्होंने भाग लिया। सबसे पहली चीज, मतलब महात्मा गांधी को क्या इन्होंने देखा है अटल जी ने, बिल्कुल साल 1942 में। अब यहां से शुरू होते हैं एमपीपीसीएस के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बना। अभी तक सब मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री सबसे पहले कौन बने हैं, याद रखिएगा, नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 51 से लेके 75 तक, बहुत छोटा मोटा समय नहीं होता, 51 से 75 तक देश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन साहब बीजेपी से लोकसभा के दरअसल में क्या रहे हैं, सांसद रहे। इंपॉर्टेंट है। और साल 1957 से 1977 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इनकी काफी पकड़ थी। अब इसके बाद 1966-67 में इन्होंने गुट निरपेक्ष संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसका मतलब क्या है, यही वो गुट निरपेक्ष संसदीय सम्मेलन है जब इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि, और इसी समय 66-67 में यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों महाशक्तियां भारत को अपनी ओर धकेलना चाहती थी। मतलब यूएसए कह रहा था कि आप हमारे साइड आ जाएं, यूएसएसआर कह रहा था आप हमारे साइड आ जाएं। लेकिन सबसे पहले स्पष्ट रूप से आपने ही कहा था कि भारत एक स्वच्छंद राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, निश्चित रूप में हम अपने मामलों को सॉल्व करने में खुद ही सक्षम है, हमें किन्हीं दूसरों की मदद नहीं लेनी। जहां तक साथ की बात रही, तो हम आपके भी साथ हैं लेकिन मुश्किल आने पर, और आपके भी साथ हैं मुश्किल आने पर। तो इस तरह से गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने अपनाई, परंतु किसी के साथ भी सहयोग का वादा नहीं किया था। ये कूटनीतिक चाल कहलाती है, जिसमें दोनों को बुरा ना लगे और हमारा भी काम हो जाए। याद रखिएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये भी दरअसल में केबीसी का क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष था, किस सन से किस सन तक थे अटल जी, तो याद रखिएगा 67 से 84 तक। अब शुरुआत होती है क्वेश्चन की। 1977 में आपने शायद सुना हो, देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई बने थे प्रधानमंत्री। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्हीं की कार्यकारी मंडल में आप विदेश मंत्री रहे, मतलब अटल जी जो हैं वो विदेश मंत्री का दर्जा प्राप्त किए रहे 1977 में, और 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मतलब एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार 13 माह के लिए, और फिर तीसरी बार 1999 में प्रधानमंत्री बने थे। इनके द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। अब ये रचनाएं आपको याद रखनी पड़ेंगी प्लीज, क्योंकि सारी रचनाएं पूछी गई हैं। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं जिसमें आपको कुछ कुछ याद आ जाए शायद। मेरी 51 रचनाएं, जनसंघ और मुसलमान, मेरी संसद यात्रा की आत्मकथा, कविराज की कुंडलियां, मृत्यु और हत्या, और अमर और बलिदान। याद रखिएगा, ये सारी रचनाएं आप ही के द्वारा लिखी गई हैं। परंतु जो सबसे बड़ी यूएसपी है, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट, या सबसे बड़ा अचीवमेंट अटल बिहारी वाजपेयी का, वो ये वाला पॉइंट है।
आपने शायद इसको जीके में कई बार क्वेश्चन पूछते या सुनते देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में अपने भाषण को सबसे पहली बार संबोधित किया, वो कौन सा व्यक्ति है? नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। और गोरखी म्यूजियम में आपकी प्रतिमा लगाई गई है। तो ये सिंपल सी चीज और कुछ भी नहीं। अच्छा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में इसलिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि साहब देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट भोपाल में बर्थ रहा। तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो राष्ट्रपति भी हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भला ये क्यों अपन भूल गए, भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन कब? 52 से 56 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री भी रहे, राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी शंकर दयाल शर्मा, इनको हम जानते हैं। अच्छा, सुंदरलाल पटवा, ये एक ऐसा नाम है भारतीय राजनीति में, याद रखिएगा, जिसने आरएसएस को एंट्री दिलाई थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को एंट्री दिलाई थी, जिसमें आजकल कांग्रेस का तीक्ष्ण कटाक्ष रहता है। तो याद रखिएगा, आरएसएस मतलब स्वयं सेवक संघ को राजनीति में एंटर करवाया। हालांकि व्यक्ति कहाँ का है? मंदसौर का। विजय राजे सिंधिया, ऑलरेडी आपको पता है कि ये सागर जिले में जो ठाकुर महेंद्र हैं उनके वंशज हैं ये। बचपन का नाम दिव्येश्वरी है इनका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, मैट्रिक पास करने वाली पहली नेपाली महिला हैं। क्यों नेपाली महिला हैं? क्योंकि याद रखिएगा, ठाकुर महेंद्र नेपाल के राजा के वंशज हैं, तो इसलिए विजय राजे सिंधिया जो हैं ये नेपाली अपना मूल गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद जो ये लेडी है जिनका नाम है विजय राजे सिंधिया, इनका विवाह किनके साथ होता है? जीवाजी राव सिंधिया के साथ। सागर विश्वविद्यालय की कुलपति भी रही। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस पुराने समय में पूछती है, साल 1995-96 की पीसीएस में, याद रखेगा। अच्छा, माधव राय सिंधिया के बारे में क्या बताएं? आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एरोप्लेन क्रैश में इनकी डेथ हुई थी साल 2001 में। ग्वालियर के महाराजा कहा जाता है इनको, तो आप ऑलरेडी जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विजय जीवाजी राव सिंधिया जो हैं इनके पिता हैं, और कुछ भी नहीं। और अब आता है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। बस एक नाम आपको याद रखना है, वीरेंद्र कुमार सकलेचा में मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं 1977 में गठित सरकार जनता दल की, मोरारजी देसाई, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री कौन रहे? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। शबनम मौसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रांसजेंडर है, पहली किन्नर है, और शहडोल जिले के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने विधायक का पद जीता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये चलिए, अपने पास समय है तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पोर्शन मैंने ऐड किया है ना, ये वाला पोर्शन, ये एसआई से ऐड किया है। एसआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 15 सालों में। कैसे क्वेश्चन? इसलिए मजबूरी में मुझे ये चीज को एंटर कराना पड़ा इधर पे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के साहित्यकारों में स्थान नहीं रखता है? तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत टफ। मतलब आपको 3 साहित्यकारों को पहचानना पड़ेगा, फिर जो एक नहीं है वो भी जानना पड़ेगा। तो आप लोग कभी भी अगर ये सीट पढ़ें तो ये सबसे पीछे से शुरू करें, मतलब इस पन्ने को तो आप जरूर पढ़ें। इस साहित्यकारों में माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, शिव मंगल सिंह सुमन, बाल कवि बैरागी, शरद जोशी, भवानी प्रसाद मिश्र, राहुल बारपुते, ये सभी। कला के क्षेत्र में मकबूल फिदा हुसैन, बिरजू महाराज, कुमार गंधर्व, सत्यदेव दुबे और डॉक्टर एस सेन। राजनीति में सुमित्रा महाजन, शंकर दयाल शर्मा, अर्जुन सिंह, माधव राय सिंधिया, रविशंकर शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, ये सभी नाम हमने पढ़े। फिल्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? निश्चित रूप में ओपी नैयर, अन्नू कपूर, ललिता पवार, अशोक कुमार, किशोर कुमार, आशुतोष राणा, जावेद अख्तर, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, सलीम खान। सलीम खान कौन? सलमान खान के पिताजी, जिन्होंने शोले की पटकथा लिखी थी। क्रिकेट के संदर्भ में सी के नायडू, भारतीय टीम के शायद पहले कप्तान थे ये सी के नायडू। नरेंद्र हिरवानी ने पहली हैट्रिक बनाई थी, मध्य प्रदेश से ही है।
संदीप पाटिल भी यहीं से हैं, मुश्ताक अली, अमय कुरसिया, हालांकि अब इनका नामो निशान नहीं है। फुटबॉल की बात करें तो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, ये पूछे भी जा चुके हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी संबंधित है। हॉकी के क्षेत्र में भी आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, और अन्य खिलाड़ी जो हैं वो ये हैं, जो वर्तमान समय में मैंने ऐड कर दिए हैं अभी अभी के, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, अब देखिए ये पीटी की चीज थी ना, अब इसी को मेंस में पूछता है इस तरह से। कैसे पूछेगा? मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों पर टिप्पणी लिखिए, या मध्य प्रदेश व्यक्तित्व धनी है कला के क्षेत्र में, समझाइए। तो याद रखिएगा यहीं से आपने मीन्स की चीज भी ड्रॉ करनी है। तो मैंने जो ये सीट बना के दी है आपको, ये पीटी प्लस मीन्स दोनों लेवल पे आपने काम आनी है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का। भारत के प्रमुख समाज सेवी, इसमें से जो मैं बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये सुब्बा राव वो व्यक्ति हैं, प्रमुख समाज सेवी में सुब्बा राव वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इसके बाद रईसा खान, इनको इसलिए जाना जाता है क्योंकि साल 1984 में जो भोपाल गैस कांड हुआ था ना, निश्चित रूप में उन लोगों को उनका अधिकार दिलाने में ये नाम उभर कर आया था सामने। और इस तरह से कांताबेन त्यागी, याद रखेंगे आप, खुद पढ़ेंगे इसको, डॉक्टर मंगल प्रसाद अग्रवाल, और निर्मला बुच। निर्मला बुच के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे बने, अक्सर करके सरकार से इनकी बातचीतों में ये बातें स्पष्ट होती हैं। और इस तरह से हमारा पहला टॉपिक पूरी तरह से होता है कंप्लीट, मध्य प्रदेश के साहित्यकार।